Epidemiology, the branch of medicine that studies how disease happen and is spread in community of people. Epidemic से बनता है epidemiology. तो कोई एक पर्टिकुलर बीमारी एपिडेमिक के रूप में कैसे डेवलप हो जाती है, इसको स्टडी करने की तरफ अगर हम जाते हैं तो इसे एपिडेमियोलॉजी कहते हैं. इसका अर्थ है कि अगर हम स्पेनिश फ्लू को स्टडी कर रहे हैं, स्पेनिश फ्लू वो था जिसमें कि थाउजेंड्स ऑफ लोगों की जान ले ली थी और ये 1920 के टाइम पे सबसे बड़ा एक एपिडेमिक था. इस जो प्रीवियस एपिडेमिक था वर्ल्ड ओवर जिसे देखा गया वो स्पेनिश फ्लू था. तो उसमें स्टडी किया गया कि कैसे उसका डेवलपमेंट हुआ, कैसे उसे रोका जा सकता है. जैसे वैज्ञानिक जो थे वो प्रेडिक्ट कर रहे थे कि एपिडेमिक की एक वेव आएगी, फिर उसके बाद दूसरी वेव आएगी. कुछ केसेस में दूसरी वेव जो होती है वो स्ट्रॉन्गर देन फर्स्ट वेव होती है अगर ये वेव्स में रहा तो. खैर दैट इज अ डिफरेंट थिंग. तो वो किस तरीके से कर रहे थे, वो एपिडेमियोलॉजी के आधार पे कर रहे थे. नेक्स्ट इज इसेंशियल फंक्शंस. व्हाट आर इसेंशियल फंक्शंस? आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा इस दौरान, कोरोना वॉरियर्स. ये कौन थे? ये वो लोग थे जो कि उन सभी सर्विसेज में लगे हुए हैं जिन्हें कहा जाता है इसेंशियल फंक्शंस. चाहे वो हॉस्पिटल्स हो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो, कोई भी एजेंसी हो, एनजीओज हो, या फिर रेड क्रॉस हो, या कोई भी अंतरराष्ट्रीय स्तर का संगठन हो, उनके द्वारा जो एक्टिविटीज की जा रही थी, जो इसेंशियल फंक्शंस थे, दीज आर कॉल्ड इसेंशियल फंक्शंस. और इनमें जुड़े हुए लोग जो थे उनको एक टर्म दी गई वर्ल्ड वाइड, एक यूनिवर्सल टर्म, दैट इज कोरोना वॉरियर्स. खैर, फ्लैटनिंग द कर्व. व्हाट इज फ्लैटनिंग द कर्व? अब ये जो सिचुएशन है ये बहुत टेक्निकल टर्म है, ये बहुत टेक्निकल टर्म है. आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने कि एनपीसी पढ़ा है? तो एनपीसी कर्व जो होता है वो कर्व अगर ये चल जाए तो क्या विचार? नमस्कार सर, आपको चाबी चाहिए? ये कुछ इस तरीके का. ये भी मजाक ही कर रहा है मेरे साथ. सो ये होता है एनपीसी, यानी कि नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व. नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व पे ये होता है मीन स्कोर, मीडियन भी यही फॉल करता है और मोड भी. कुछ ऐसे याद रख सकते हैं आप. सेंट्रल टेंडेंसी होती है स्टैटिस्टिक्स में, तीन चीजें होती हैं, माध्य, माध्यिका और बहुलक. तो तीन प्रकार की सेंट्रल टेंडेंसी होती हैं. ये तीनों इसी एक लाइन पे मैटर करती हैं. ये ऐसा एक काल्पनिक कर्व है जो कि ये दर्शाता है कि जो टोटल पॉपुलेशन है उसमें से एक एवरेज स्कोर होता है, दैट इट कम्स फ्रॉम SD1 टू SD1 माइनस एंड प्लस. अब इसको आपको समझने की जरूरत नहीं है. ये मीन, मोड, मीडियन स्कोर है. ये इस कर्व पे जितना हायर होगा उतना एवरेज स्कोर कितना होगा? हाई होगा. जितनी भी मेडिकल एजेंसीज होती हैं और जो गवर्नमेंट एजेंसीज होती हैं वो हमेशा कोशिश करती हैं एपिडेमिक के केस में कि ये लो रहे, एवरेज जो स्कोर है वो हाई ना रह करके लो रहे. अब वो जितना लो होगा उतना इसका हो सकता है विस्तार ज्यादा हो लेकिन प्रभाव कम होगा.
एक्सटेंड करेगा बट इसका इफेक्ट कम होगा। तो एवरेज स्कोर हमेशा लो होना है। लो करना यानी कि फ्लैटनिंग द कर्व, यानी कि एवरेज स्कोर ज्यादा ना जाए। तो इसलिए नंबर्स को हमेशा ध्यान रखा जाता है, यहाँ पे क्वांटिटी पे बहुत ज्यादा ध्यान रखा जाता है। आप देख रहे थे कोविड मीटर चल रहा था एक, एवरीबडी वाज काउंटिंग द नंबर। व्हाई नंबर्स? सीवियरिटी नंबर में है या सीवियरिटी इफेक्ट में है? देखिए, जब भी कोई एपिडेमिक होता है तो जो सीवियरिटी ढूंढी जाती है वो हमेशा नंबर्स में ढूंढी जाती है कि नंबर नहीं इंक्रीज होना चाहिए। जिसे बीमारी हो गई उसको हम स्केल पे आगे पीछे ला सकते हैं, यानी कि वो हो सकता है कि उसकी स्थिति थोड़ी सी खराब हो जाए, थोड़ी सी बेहतर हो जाए, वो डॉक्टर का इंडिविजुअल लेवल पे है। लेकिन एपिडेमिक को थामने के लिए हमें इस नंबर को नीचे करना पड़ेगा। इसी को कहते हैं फ्लैटनिंग द कर्व। तो द कर्व रेफर्स टू द ग्राफ शोइंग द नंबर ऑफ COVID-19 cases that happen over a period of time. Too many new cases happening in a short time can create steep spike. थोड़े से समय में खोलो और मजे लो। तो अगर थोड़े से समय में ज्यादा केसेस होते हैं, थोड़े से समय में ज्यादा केसेस होते हैं, तो सडनली जो कर्व है वो उसमें एक स्पाइक दिखेगा ऊंचा। तो उसको हमें क्या करना है, ग्राफ में टालना है। वी नीड टू कहानी चालू करो। It is a serious problem when hospital systems which has limited supplies like beds and besides doctors, nurses and other healthcare workers cannot treat too many patients at time. अगर आपसे कोई पूछे, if somebody asks कि सिचुएशन तो आज भी वही है जो 1 साल पहले थी, फिर लॉकडाउन क्यों लगा था? तो लॉकडाउन इसलिए लगा था ताकि हम प्रिपरेशन कर सके हॉस्पिटल्स में, ताकि हम हॉस्पिटल्स के अलावा जो दूसरी एजेंसीज हैं वो तैयार हो सके एक एपिडेमिक लाइक सिचुएशन को लेकर के। अगर उनकी तैयारी नहीं होती है और केसेस सडनली बढ़ जाते हैं तो ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। तो वो जो 2 मंथ्स के लिए जो कंप्लीट लॉकडाउन था, 2 or 3 months बेसिकली, वो मुख्य रूप से इसीलिए था ताकि हमारी तैयारी एक लेवल तक हो जाए, और उसके बाद अगर इसमें अगर थोड़ा स्प्रेड भी होता है तो जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज हैं भारत के अंदर वो इसको टेक केयर कर सकती हैं, राइट। तो इसके लिए जो दुनिया भर के आंकड़े बताते हैं वो ये बताते हैं कि लॉकडाउन जैसी सिचुएशन, लोगों पे कंट्रोल करना जैसी सिचुएशन, एक बेहतर सिचुएशन, एक बेहतर तरीका है कर्व को नीचे लाने का। जी बताएं। यहां नहीं है, किस लिए भेज दें? अच्छा, मैं भेज, एक बार इसे घर भेज देना। Fomite. There is evidence that coronavirus is spread via fomite. ये क्या है? Inanimate objects that can be vehicle, transmission or anything. मतलब फोमाइट का मतलब ये होता है कि इन्फेक्शन का, कुछ ऐसे इन्फेक्शंस होते हैं जो केवल कैरियर जो है वो ऑर्गेनिज्मिक हो, यानी ऑर्गेनिज्मिक वैल्यू वाला हो, यानी जिसके अंदर किसी ना किसी फॉर्म में लाइफ है, फ्लोरा और फौना। बट यहां पे क्या है, यहां पे जो इन्फेक्शन है वो फोमाइट नेचर का है। इट मींस कोई ऑब्जेक्ट, ये मैंने पेन पकड़ा हुआ है और ये पेन इससे पहले किसी कैरियर ने पकड़ा हुआ था, तो मुझे इस पेन के थ्रू भी इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये कहलाता है
फोमाइट, इसमें आपको पता ही है कि कौन सी चीजें शामिल हो सकती हैं। वो चीजें जिनके द्वारा जिन ऑब्जेक्ट्स से ये पहुंच सकता है, जैसे कि सबसे लो कैरिंग कैपेसिटी फोमाइट होता है वुड। मतलब कि आप अगर गत्ता या लकड़ी की बात करें तो वो केवल 4 to 5 आवर्स तक कोरोना वायरस का कैरियर होता है। लेकिन अगर आप आयरन की बात करें, मेटल की बात करें, तो ये 3, 4, 5 डेज तक भी कैरियर होते हैं। तो इसलिए ज्यादा बेहतर है कि जो वुडन फर्नीचर वाली जगह हैं या वुडन फर्नीचर है, वो सारी चीजें आपको इफेक्ट कम करेंगी। फॉर एग्जाम्पल ये क्या है, दिस इज वुड। अगर ये दीवार है तो ये कैरियर ज्यादा समय तक है, कितने, लगभग 3.5 डे तक कैरियर है एक वॉल। और साफ दीवार, अगर कैरियर है वुड तो ये होगी 4 to 5 आवर, राइट। तो इसकी जो कैपेसिटी है फैलाने की कम है, और दीवार की, वस्तुओं की, प्लास्टिक की, मेटल की, इनकी ज्यादा है, राइट। इसीलिए जब नए बेड बनाए गए पेशेंट्स को लिटाने के लिए, तो वहां पे क्या किया गया, लकड़ी के बेड बनाए गए जनरली, क्योंकि वो कैरियर कम समय के लिए है। तो ये ध्यान रखा गया। खैर, बट इन सब चीजों का फर्क क्या पड़ता है, सरकारें फिर से लॉकडाउन लगाने के लिए तैयार हैं। हर्ड इम्यूनिटी, ये क्या है, कम्युनिटी इम्यूनिटी। दिस इज ए रिडक्शन इन रिस्क ऑफ इंफेक्शन विद इन ए पॉपुलेशन, ऑफन बिकॉज ऑफ प्रीवियस एक्सपोजर और वैक्सीनेशन। देखिए, कुछ ऐसे सेक्शंस होते हैं जिनको कि इससे दरकिनार किया जाता है हमेशा कि शायद इनको इन्फेक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? या तो उनका कोई प्रायर वैक्सीनेशन जो है वो हेल्प कर रहा है, या फिर वो पहले ही उस पर्टिकुलर बीमारी के निकट आ चुके हैं। तो अगर हमारी बॉडी में, मतलब ये सोच करके देखिए कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनके बारे में ये प्रेडिक्शन किया गया, और यूएस में कुछ लोगों ने इसके बारे में लिखा भी, कि अगर कोई व्यक्ति बैट्स के साथ काम कर रहा है कंटिन्यूअसली, और उसको अगर ऑलरेडी बैट बिटन है, तो ऐसी स्थिति में ये हो सकता है कि उसके अंदर इस पर्टिकुलर कोविड-19 के लिए एक इम्यूनिटी विकसित हो गई हो। तो ऐसे व्यक्ति पे इसका प्रभाव शायद नहीं पड़ेगा, राइट। खैर, ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन, व्हेन अ वायरस स्प्रेड बिटवीन पीपल, तो आपको याद रखना है कि बेसिकली तो ड्रॉपलेट कंडीशन के कारण है। पहला जो ट्रांसमिशन है वो किसके कारण है? ड्रॉपलेट के कारण है। तो जो आपकी जो कफिंग है, स्नीजिंग है, वो एक कारण है। दूसरा, ये एयर कंटामिनेशन के थ्रू भी है, ठीक है। हालांकि इसका प्रभाव थोड़ा कम है, लेकिन जैसे जैसे कम्युनिटी लेवल स्प्रेड होता है, आज जो डर लगता है लोगों को वो ये लगता है कि कहीं एयर ही कंटामिनेटेड हो गई तो क्या होगा, बिकॉज इट रिमेन्स इन द एयर फॉर सम 5 आवर्स, 5 घंटे तक रहता है, और अगर टेम्परेचर कम हो तो ये समय बढ़ सकता है। फिर क्या होगा? क्यों रात में बंद किया जा रहा है? रात में जो नाइट में बंद करने का कोई लॉजिक है आपके पास में? बिकॉज टेम्परेचर कम होता है, तो नाइट स्प्रेड को रोका जाएगा। तो उससे क्या होगा? साइकिल टूटती है, ठीक है ना। कोरोना के रिटेन करने की साइकिल टूटती है, तो इसलिए ऐसा कहा जाता है। बाकी आते हैं हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन पे। 1902 में रोनाल्ड रॉस को
नोबेल प्राइज मिला था चिकित्सा के लिए। रोनाल्ड रॉस सिकंदराबाद हॉस्पिटल में एक डॉक्टर थे। एज ए डॉक्टर एंड एज ए साइंटिस्ट उन्होंने मलेरिया खोजा कि जो मच्छर होता है उसकी एक प्रजाति होती है एनोफ्लीज। एनोफ्लीज प्रजाति में मेल और फीमेल दोनों होते हैं। तो जो फीमेल एनोफ्लीज होती है वो प्लाज्मोडियम की कैरियर होती है, और जब वो किसी को डंक मारती है तो प्लाज्मोडियम उसके ब्लड में एंटर कर जाता है, और इसके कारण उसे मलेरिया फीवर होता है, जो कि उस वक्त में डेथ का एक बहुत बड़ा कारण था। आज भी है, अफ्रीकन कंट्रीज में बहुत बड़ा कारण है डेथ का। अब पहले उन्होंने मलेरिया खोजा, उसके बाद उन्होंने लगातार अपनी रिसर्च की, और कुनैन क्या है? एक पेड़ है। कुनैन पेड़ की छाल से उन्होंने ये दवाई बनाई। कुनैन से ही वर्ड क्या आया? क्विनीन, राइट। तो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विनिन वो दवाई है जिसका इस्तेमाल होता है मलेरिया फीवर के केस में, राइट। तो किसने इजाद किया था? रोनाल्ड रॉस ने इजाद किया था। रोनाल्ड रॉस जो कि एक ब्रिटिश नागरिक थे, लेकिन उनका जन्म हुआ था इंडिया में, राइट। तो भारतीय मूल के पहले व्यक्ति थे जिन्हें नोबेल प्राइज मिला था। यह आपको याद रखना चाहिए, इससे संबंधित इंफॉर्मेशन को पेपर में पूछा जा सकता है जी। सिंकोना का जो पेड़ होता है उसको कुनैन छाल भी बोलते हैं। वो जो छाल होती है उसको कुनैन कहते हैं। कुनैन से उसने दवाई बनाई थी। तो जो सिंकोना का जो पेड़ होता है उसकी छाल को कुनैन कहते हैं, ठीक ना। इम्यूनिटी, व्हाट इज इम्यूनिटी? द बॉडीज एबिलिटी टू फाइट ऑफ एन इंफेक्शन। और इम्यून सिस्टम इज a network of cells throughout your body that helps avoid getting infected, right? और अगर आपका इम्यूनिटी सिस्टम बेहतर है तो आपके इन्फेक्टेड होने के चांसेस कम है, ठीक है। नेक्स्ट इज इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड इज 2 to 14 days after the infection. What is incubation period? इंक्यूबेट करना मतलब जैसे मुर्गी जो होती है वो अंडे को सेती है, सेना, राइट टेम्परेचर, एट द राइट टाइम इट विल कम आउट। सो एट द राइट टाइम आपका कोरोना फीवर बाहर आएगा। ये किसी केस में 2 दिन हो सकता है और किसी केस में 14 दिन हो सकता है। तो इंक्यूबेशन पीरियड इज 14 days मैक्सिमम, 2 days मिनिमम। तो या 2 दिन बाद फीवर होगा आपको जब आप इन्फेक्टेड हो गए, या फिर 14 दिन बाद भी हो सकता है आपको फीवर। और अन्य कंडीशन में अगर आप असिम्प्टोमेटिक है तो नहीं होगा आपको फीवर, बट आप लोगों को बांट सकते हो फीवर, ठीक जी। इंडेक्स पेशेंट, द फर्स्ट पेशेंट। लॉकडाउन पूरा बंद कर दो। N95 रेस्पिरेटर इज फेस मास्क, ठीक है ना, कोई फायदा ना हो रहा सबसे। आउटब्रेक, अ सडन इंक्रीज पेंडेमिक, पीपीई, इसको समझ लीजिए, ये महत्वपूर्ण है। व्हाट इज पीपीई? फुल फॉर्म आएगी पेपर में, फुल फॉर्म आएगी, 1 नंबर फ्री का होगा। तो व्हाट इज पीपीई? पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स आप लोग कैरी करते हैं? बोलो हाँ। नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट में 11 दिन का लॉकडाउन लग गया महाराष्ट्र में, और तुम लोगों को मास्क लगा के आना चाहिए, वरना तुम आ जाओगे कोरोना चिपटा करके
और हमें लपेट के ले जाओ कोरोना। मास्क लगा के आया करो, हेलमेट सूट पहन के आया करो, फेस शील्ड लगा के आया करो, हाथ में ग्लव्स पहन करके आया करो और सैनिटाइजर की एक बोतल ऐसे करके, देन यू विल बी कोविड अवेयर सिटीजन, राइट। और जिसको देखो कि उसके पास में मास्क नहीं है, तुरंत उसके मुंह ट्राई दिस, हाँ ट्राई दिस, बिल्कुल। जरूरी है ये सारी चीजें। इन सब चीजों को करने से सरकार को शांति महसूस होती है। मतलब कोविड का तो कुछ नहीं होता, पर सरकार को शांति महसूस होती है। खैर, क्वारंटाइन और 200 रुपए का चालान नहीं होता, 2000 रुपए का, सॉरी, वो हाँ वो बहुत सारे पैसे। क्वारंटाइन, आइसोलेशन। आइसोलेशन का मतलब होता है अलग कर देना, आपको अलग थलग कर देना। कुछ लोग आज की डेट में कह रहे हैं दैट ये कोरोना की वेव 2 है जो अभी आ रही है, राइट। सडनली मैं एक डेटा पढ़ रहा था, तो एक सर्च थी जब कोरोना 1 था, तो उस वक्त में एक सर्च थी, एक तेजी से इंक्रीमेंट था यूज ऑफ कैशलेस इकोनॉमी का। कैशलेस इकोनॉमी प्रोवाइड करने वाले जो लोग हैं गिने चुने, वो बहुत प्रोमिनेंट से लोग हैं, जिसमें कि अमेज़न है, जिसमें हाँ और पेटीएम और पता नहीं क्या क्या, ठीक है ना। अब ये सब पैसे वाले लोग हैं जिनकी की हिस्सेदारी है बहुत सारी न्यूज़ एजेंसीज, न्यूज़पेपर्स में और ऐसी एजेंसीज में जो कि डेटा को इकट्ठा करती है। जैसे जैसे कोरोना लॉकडाउन खत्म हुआ, वैसे वैसे सडनली 70% से ज़्यादा का लॉस है, यानी डाउन है काम उन सभी का जो कैशलेस में काम करते थे, या वो सभी बैंक्स और वो सभी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ या फिर ऑनलाइन शॉपिंग वाले सेक्शंस जो अब बंद होना चालू हो गए हैं या फिर उनको नुकसान हो रहा था। तो एक थियरी है, वो ये भी है कि ऐसा हो सकता है कि ये जो कोरोना की सिचुएशन दिख रही है आपको, ये है, पर इसके अलावा ये कुछ क्रिएटेड भी है। और क्रिएटेड क्यों है? क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटीज में उन पैसे वाले लोगों को बहुत तेजी से झटका लगा है पहले तक। दूसरी बात क्या है कि ये इसे वेव 2 का नाम दे रहे हैं कुछ लोग, और बड़ा सिंपली लिख दे रहे हैं कि आप घर में बैठ करके काम करें, आप अपने फोन से पे कर दें, आप ऑनलाइन वीडियो चैट का यूज करें लोगों से मिलने की बजाय। इन सब का मतलब क्या है? क्वारंटीन होना, सेल्फ क्वारंटीन होना, है ना। और सेल्फ क्वारंटीन होने से क्या होगा? सेल्फ क्वारंटीन होने से क्या होगा? सेल्फ क्वारंटीन होने से होगा कि फिर से वो जो कैशलेस प्रोवाइड करवाने वाले जो बिजनेस यूनिट्स हैं उन सब का बिजनेस बढ़ जाएगा, ऑनलाइन शॉपिंग मॉल्स का बिजनेस बढ़ जाएगा, और जितना भी कॉर्पोरेट सेक्टर है उसको बड़े बड़े ऑफिसेस को हायर नहीं करना पड़ेगा और आप घर में ही बैठ करके काम कर रहे होंगे। और लोग ऑफिस में जाकर के जितना काम करते हैं, आपसे काम उससे ज्यादा लिया जा सक रहा है जब आप घर पे बैठ करके काम कर रहे हैं, और सैलरी कम दी जा रही है, और सिरदर्द नहीं है। केवल काम बता दिया, शाम तक रात तक काम मिल जाएगा, नहीं मिलेगा भाई तू मत कर, कोई और कर लेगा। एंड इट इज नॉट नेसेसरी कि पर्सनालिटी से लेके बहुत सारी दूसरी चीजों पे काम किया जाए। तो कहीं ना कहीं जो सिचुएशन आपको नजर आ रही है, हो सकता है वो ग्राउंड लेवल पे हो, पर इतनी सीवियर वो है नहीं जितना सीवियर करके आपके समक्ष प्रेजेंट किया जा रहा है।
हम सभी लोगों को अवेयर रहने की जरूरत है, पर डर के द्वारा अवेयरनेस, दैट इज रॉन्ग। आपको अगर ये डराया जा रहा हो कि हाउ आ जाएगा, मम्मियां कहती थी ना बचपन में, हाँ लुल्लू आ जाएगा, हाउ आ जाएगा, तो ये जो हाउ है ये कहीं से नहीं आएगा, ठीक है ना। ये हाउ हमें डराने की कोशिश है। अगर हम पीपीई कैरी कर रहे हैं, अगर हम अपने आप को सेल्फ ऑब्जर्वेंट हैं, हमें पता है कि हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, तो इन ऑल दीज केसेस आपको समस्या होने वाली नहीं है, राइट। सो इसको थोड़ा सा ध्यान रखें कि कुछ चीजें ऐसी भी हैं। तो आपको आइसोलेट और क्वारंटाइन इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इसके बहुत सारे फायदे हैं। इसमें सरकार को नुकसान तो कहीं पे भी है ही नहीं, दूर दूर तक। कम से कम रिसोर्सेज लगेंगे, साफ सुथरा रहेगा माहौल, बंद ही कर दो सबको घर में, ठीक है ना, बेस्ट है, बेस्ट प्रैक्टिसेस। खैर, दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। रिवर्स क्वारंटाइन, व्हाट इज रिवर्स क्वारंटाइन? इट रेफर्स टू, देखिए इसको समझना जरूरी है, इट रेफर्स टू द सिस्टम isolating two vulnerable sections, those above 60 and below 10. That is called reverse quarantine. कुछ ऐसे देश हैं जिन देशों ने क्वारंटाइन, कंप्लीट क्वारंटाइन को सपोर्ट नहीं किया, उन्होंने रिवर्स क्वारंटाइन को अपनाया। वो जिनकी उम्र 10 साल से कम है या 60 साल से ज्यादा है, वो घर में रहो, क्योंकि सबसे ज्यादा जो कोरोना के कारण डेथ केसेस, कोरोना के कारण समस्या किस चीज की है कि मैं मर ना जाऊं, बुखार हो जाए और फिर मैं ठीक हो जाऊं, तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। तो वो जो डेथ केसेस हो रहे हैं वो हो रहे हैं इस वर्ग में, तो इसको रिवर्स क्वारंटाइन का नाम दिया गया है। व्हाट इज स्क्रीनिंग? वो जो गन लेकर के टेम्परेचर कर रहे थे ना तुम्हारा, वो स्क्रीनिंग है, ठीक है ना। इसमें पहली स्क्रीनिंग वो होती है, उसके बाद एक रैपिड टेस्ट होता है। ये दोनों ही किस में कहलाते हैं? स्क्रीनिंग टेस्ट का हिस्सा होते हैं। सेल्फ आइसोलेशन, जब आपको बुखार होने लगे अपने घर में अकेले बंद हो जाओ एक कमरे में, ठीक है ना। पर मतलब 1 दर्जन से ज्यादा केसेस में मेरी लोगों से बात हुई, तो उन्होंने क्या किया, वो 3 या 4 दिन बंद रहे। मतलब वो ये मान के चल रहे थे कि 4 दिन में जब उनका बुखार कम हो गया, अब उनको कोरोना नहीं है। हाउ इंटेलिजेंट दे आर। दैट इज कॉल्ड सेल्फ क्वारंटाइन। आप में से कितने लोग सेल्फ क्वारंटाइन हुए थे? अच्छा, वेरी गुड। कितने दिन के लिए? बैठो बैठो, हाथ ऊपर नीचे करो। 2 हफ्ते के लिए, 14 दिन के लिए? नोबेल प्राइज? नहीं, मैं मेरे ख्याल में 7-8 महीने के लिए सेल्फ क्वारंटाइन था। 7 या 8 महीने के लिए। क्यों? कुत्तों को कोविड मतलब कोरोना होता नहीं है, और मेरे साथ में सिर्फ गौरा थी, तो घर में बंद था। I was completely quarantined. मजेदार था वो समय लेकर। तुम लोगों का कैसा अनुभव था? बुरा समय जब बीत जाता है तो लोग हंस के ही बात करते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंस बनाना, पहले 1 मीटर की बात थी, अब कहते हैं 6 फुट। टेस्ट 6 फुट ही तो बोलते हैं ना, है भाई? राठौर के कुछ हो रहा है, कुछ करना पड़ेगा। एक तो है रैपिड टेस्ट, जिसे कहते हैं सेरोलॉजी ब्लड एंटीबॉडीज टेस्ट। दूसरा होता है पीसीआर टेस्ट। पीसीआर टेस्ट जो होता है वो आरएनए के लिए होता है, जेनेटिक मटेरियल लिया जाता है उसके अंदर। फिर एक नैसोफेरिंजियल होता है,
जो नाक से आपका वो क्या कहते हैं उसे टेस्टी मटेरियल लिया जाता है। देन इसमें क्या कष्ट है? बच्चों को कभी देखा है तुमने टेस्ट करते हुए? इट्स टेस्टी। भाई तेरे सामने मैंने तो एक भी खाया नहीं, एक भी नहीं खाया अभी तक। तुम लोगों ने ही टेस्ट किया है, रसगुल्ले भी और वो भी। भाई नहीं टेस्टिंग में आएंगे भाई, ये सारे टेस्ट हैं, ये सारे टेस्ट हैं। जो रैपिड टेस्ट होता है ना, उसमें दो प्रकार का एक टेस्ट होता है। एक तो रैपिड टेस्ट में, एक तो वो यूं कर लेते हैं स्क्रीनिंग में, गन से स्क्रीनिंग हो जाती है। एक रैपिड टेस्ट स्क्रीनिंग होती है, ठीक है। तो जिसका रिजल्ट शायद मेरे ख्याल में कुछ घंटों में आ जाता था। किसका? रैपिड टेस्ट का ना? हाँ, तो वो शायद मतलब कुछ मिनट से लेकर के कुछ घंटों के बीच में टेस्ट उसका आ जाता है। तो वही वाला ना जिसमें वो टेस्टी मटेरियल निकालते हैं। ठीक है, अब तो बड़ी जल्दी होने लगा है। वेंटिलेटर तुम लोगों को भगवान करे कि ना जरूरत पड़े, तो वेंटिलेटर एक ऐसी जगह होती है जिसके ऊपर कि आपको इनफ ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए एक मशीन के साथ में कनेक्ट कर दिया जाता है। और है जी, इस पे से बहुत कम वापस आते हैं इंसान। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, जाके देख लो। ज्यादा चेंज है तो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल जो पैरामीटर्स है वो सेट करने का काम WHO का है। नेक्स्ट इज वुहान, वो जगह जहां से कि इसकी शुरुआत हुई थी। एंड वायरल शेडिंग, द पीरियड ऑफ टाइम आफ्टर द वायरस हैज रेप्लिकेट इन द होस्ट एंड बीइंग एमिटेड। वायरल शेडिंग का मतलब क्या होता है? वो जो पर्टिकुलर वायरस होता है वो आपके अंदर, जैसे द पीरियड ऑफ टाइम आफ्टर वायरस हैज रेप्लिकेटेड इन द होस्ट, तो जो होस्ट है उसके अंदर रेप्लिकेट कर गया, परिवर्तित हो गया, उस टाइम को वायरल शेडिंग बोलते हैं। जूनोटिक डिजीज की बात होती है तो डिजीज ओरिजिनली डिटेक्ट इन एनिमल्स बट नाउ इन्फेक्टेड पीपल आल्सो। ऐसी डिजीज को क्या कहते हैं? जूनोटिक डिजीज। जो प्रीवियसली जो करंट अफेयर्स और क्वेश्चंस किए गए हैं उसको अगर आप ध्यान से अगर वीडियोस को देखेंगे तो उसमें मैं इन सारी चीजों पे बात कर चुका हूं हिस्सों में, अलग अलग जगह। तो दैट विल बी हेल्पफुल। एक सेक्शन आपको करवाऊंगा